हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूँ, यदि आप हमारे जितने भी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ हो, चाहे वीकली करंट अफेयर्स हो, मंथली करंट अफेयर्स हो या फिर हर महीने के बैंकिंग या इकोनॉमिक करंट अफेयर्स हो, इनकी यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप करंट अफेयर्स फंडा का जो 1 ईयर मेंबरशिप प्लान है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके तहत आपको 1 साल तक जितने भी हमारे पीडीएफ्स हैं वो प्रोवाइड होती हैं और इन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में दे दिया गया है। और कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ को संबंधित तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। और आपको बता दें, आप ऐप से भी पढ़ सकते हैं हमारे करंट अफेयर्स को, या फिर आप कंप्यूटर से या अपने लैपटॉप से भी वेब लॉगिन कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। और जितनी भी एग्ज़ाम है, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवेज़ हो या फिर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सब करंट अफेयर्स हम कवर करते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। लीडिंग ज्वेलरी एंड वॉच मेकर टाइटन इज पार्ट ऑफ विच मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट। आभूषण और घड़ी निर्माता टाइटन किस बहुराष्ट्रीय समूह का हिस्सा है? ऑप्शंस हैं टाटा, अडानी, रोलेक्स या फिर रिलायंस। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और सेम क्वेश्चन हम टेलीग्राम पर भी पोस्ट करते हैं। सही आंसर यदि आपको नहीं मालूम है तो आप टेलीग्राम पर हमारे करंट अफेयर्स फंडा चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ्स भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। The first G20 Global Partnership for Financial Inclusion meeting under G20 India presidency kicked off in which city? G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत वित्तीय समावेशन के लिए पहली G20 ग्लोबल पार्टनरशिप की बैठक किस शहर में शुरू हुई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, कोलकाता। आपको जानना चाहिए, भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत फर्स्ट G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन मीटिंग ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में किक्ड ऑफ हुई है, यानी कि इसकी शुरुआत हुई है। और इसमें डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन और रेमिटेंस कॉस्ट रिड्यूसिंग, साथ ही एमएसएमई जो सेक्टर है या फिर एसएमई सेक्टर जो है उसके फाइनेंसिंग के लिए से संबंधित टॉपिक्स पर बातचीत हुई है। आप सभी जानते हैं भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है और थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। Which Indian athlete has won the under-15 British Open Squash title recently? किस भारतीय एथलीट ने हाल ही में अंडर-15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, अनाहत सिंह। तो जानिएगा, इंडियन स्क्वैश प्रोडिगी। देखिए, प्रोडिगी का मतलब होता है प्रतिभा संपन्न बालक या बालिका, जिसके पास मतलब अद्भुत टैलेंट हो, उसको बोलते हैं प्रोडिगी। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपके इंग्लिश में ये शब्द भी यूज़ हो जाता है कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन में या फिर सिनोनिम्स वगैरह में पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, जो कोई प्रतिभा संपन्न बालक या बालिका हो उसको बोलते हैं प्रोडिगी। तो अनाहत सिंह की बात हो रही है। इन्होंने गर्ल्स अंडर-15 स्क्वैश टाइटल जीता है ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में। कहाँ हुआ ये? बर्मिंघम में। किसे हराया इन्होंने? सोहिला हज़ेम, ये इजिप्ट की है, इन्हें हराया है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द 122 फुट हाई मार्चिंग पोलो स्टैचू इन विच स्टेट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 122 फुट ऊंची मार्चिंग पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी, मणिपुर है। जानेगा, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह मणिपुर के दौरे पर रहे। इन्होंने यहाँ मणिपुर के ईस्ट इम्फाल में 122 फुट हाई मार्चिंग पोलो स्टैचू को इनोग्रेट किया है। आपको बता दें, इन्होंने मणिपुर में 1311 करोड़ रुपए के 21 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है। अच्छा, आपको जानना चाहिए, जो मॉडर्न डे गेम है पोलो का, जो गेम है, ऐसा बोला जाता है कि पोलो जो है वो मणिपुर से ओरिजिनेट हुआ है। मणिपुर में इसका नाम होता है सागोल कांगजी, तो इसी को हम मॉडर्न डे में पोलो बोलते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए, अमित शाह ने 160 फीट टॉल ट्राइकलर
यानी कि तिरंगे को भी इनोग्रेट किया है। कहाँ पर? हिस्टोरिक आज़ाद हिंद फौज हेडक्वार्टर्स जो कि मोइरांग में है। और ये टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। साथ ही आपको जानना चाहिए मणिपुर से संबंधित ही एक और करंट अफेयर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के लोगों को बधाई दी है क्योंकि यहाँ पर कांगला नोंगपोक थोंग ये एक ब्रिज है, ये खोल दिया गया है। Which edition of प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन was inaugurated by Prime Minister नरेंद्र मोदी in इंदौर, मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 17th। तो आपको जानना चाहिए 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन ये इंदौर मध्य प्रदेश में 9 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इनोग्रेट किया गया है। साथ ही इन्होंने पोस्टल स्टाम्प भी रिलीज़ की है और ये पोस्टल स्टाम्प है सुरक्षित जाएं और प्रशिक्षित जाएं। तो इस पर ये पोस्टल स्टाम्प रिलीज़ की गई है। साथ ही इन्होंने फर्स्ट एवर डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस एग्जीबिशन को भी इनोग्रेट किया है। किस थीम पर? आज़ादी का अमृत महोत्सव, कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। आपको जानना चाहिए प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के बारे में। जानते ही होंगे आप क्योंकि कई बार भी मैं बता चुका हूँ आपको। जो ओवरसीज़ इंडियंस हैं उनके साथ कनेक्ट होने का ये एक मौका होता है और ये 17th एडिशन है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलकर 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच इंदौर में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। थीम क्या है इसका? ये महत्वपूर्ण रहेगा। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। ये थीम महत्वपूर्ण है इस प्रवासी भारतीय दिवस के लिए। आपको जानना चाहिए 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन है ये फिजिकली 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यानी कि जो फिजिकल इवेंट है जिसमें लोग इन पर्सन उपस्थित हैं ये 4 साल बाद हो रहा है क्योंकि कोविड के कारण। और आपको बता दें पिछली बार ये 2021 में हुआ था, तब वर्चुअली हुआ था। तो इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन उनमें पूछ लिया जाता है कि 4 साल बाद ये फिजिकली तौर पर होस्ट किया जा रहा है। अच्छा, जो ये प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन है इसमें 5 थीमेटिक प्लेनरी सेशंस हैं, ये आप देख सकते हैं। और 3 सीगमेंट्स हैं। सीगमेंट्स देखेंगे हम। 8 जनवरी 2023 को यूथ प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इनोग्रेट किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसमें जो चीफ गेस्ट रहे ये गयाना के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली रहे। और स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर कौन रहे? जो सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और 10 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स 2023 देंगी। फॉर हाउ मच रुपीज विल आरबीआई इशू सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स? आरबीआई कितने रुपए के लिए सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 16,000 करोड़ रुपीस। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू करने जा रहे हैं 2 ट्रांचेस में और हर एक कितने का होगा? 8,000 करोड़ ईच। यानी कि टोटल एग्रीगेट अमाउंट कितनी है? 16,000 करोड़ की। और 2 ट्रांचेस में इशू किए जाएंगे 8,000 करोड़ 8,000 करोड़ में। कब? 25 जनवरी और 9 फरवरी को। टेन्योर कितना रहेगा? 5 साल और 10 साल का। और जो इसकी प्रोसीडिंग्स हैं किसके लिए यूज़ की जाएंगी? जो पैसा यहाँ से सरकार के पास आएगा, सरकार आरबीआई के थ्रू इशू करवाती है, इसका जो पैसा होगा वो जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लगाया जाएगा। अच्छा, आपको यहाँ जानना चाहिए सोवरेन लिखा है। सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब होता है सरकार द्वारा इशू किया जा रहा है। यानी कि इसमें आपको कोई घाटा नहीं होगा। इसमें जितना रिटर्न आपको बताया गया है 9% 10% वो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, तो यहाँ पर क्या है, इकोनॉमी पूरी तरह से फेल हो गई, यहाँ की सरकार खुद घाटे में है, तो हो सकता है वहाँ पर जो सरकार ने वादे किए हों वो पूरे ना कर पाएँ। लेकिन भारत की स्थिति इस तरह की नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सिक्योर है। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स है, ग्रीन लिखा है यानी कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स में रहेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार ने पैसा उठा लिया है यहाँ से ग्रीन बॉन्ड्स के नाम पे और कोई कोयला फैक्ट्री लगाने के लिए उस पैसे को यूज़ कर रही हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगेगा, सोलर हो गया, विंड पावर हो गया, इस तरह के कामों में ही लगेगा। आपको बता दें यूनियन बजट 2022-23 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू करने जा रहे हैं जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। और जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क है
ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया था 9 नवंबर 2022 को, इसका जो पूरा फ्रेमवर्क है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रीन बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ डेट सिक्योरिटी क्रिएटेड फॉर फंडिंग और रीफंडिंग प्रोजेक्ट्स कंट्रीब्यूशिंग पॉजिटिवली टू द क्लाइमेट और इकोसिस्टम। अब इसमें और ऑर्डिनरी बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस है? केवल इतना ही डिफरेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि यहाँ से जो फंड रेस होगा वो केवल और केवल जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए लगेगा। इंडिया सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इन द वर्ल्ड? भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी, जापान है। तो आपको जानना चाहिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है ऑटो सेल्स के मामले में। तो बात 2022 की हो रही है और निक्के एशिया ने ये रिपोर्ट की है। इसी के साथ भारत थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बन गया है वर्ल्ड में। आपको बता दें, पिछले साल भारत ने कितने न्यू व्हीकल सेल किए? 4.25 मिलियन यूनिट्स, जबकि जापान में किए गए 4.2 मिलियन। पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर यूएसए और तीसरे नंबर पर भारत आ गया है। केसी नंद त्रिपाठी हु पास्ड अवे रिसेंटली सर्व्ड एज द गवर्नर फ्रॉम 2014 to 2019 ऑफ विच स्टेट? केसी नंद बोला ना मैं, केसी नाथ त्रिपाठी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ने 2014 से 2019 तक किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, वेस्ट बंगाल। तो आपको जानना चाहिए, फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल 2014 से 2019 तक ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर है। बिहार, मेघालय और मिजोरम यहाँ के भी गवर्नर रहे शॉर्ट टेन्योर के लिए। यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर भी रहे। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रहे। कौन? केसी नाथ त्रिपाठी। इनका हाल ही में निधन हो गया 88 वर्ष की उम्र में। आपको बता दें, 6 टर्म्स एमएलए रहे हैं और उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के 3 टाइम्स स्पीकर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और यूपी गवर्नमेंट पे जब जनता पार्टी की रेजिम थी, वहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं 1977 से 1979 के बीच में। एक और ओबिचुरी देख लेते हैं। रहमान राही, ये जाने माने पोइट थे और कश्मीर से पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 98 की एज में। 2007 में इन्हें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनके कलेक्शन सियारुद जैरिन मंच के लिए। Who will be conferred with the 2022 CLP Award for Global Leadership by Harvard Law School? हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा ग्लोबल लीडरशिप के लिए 2022 CLP अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, DY चंद्रचूड़। तो जानिएगा, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन, इन्होंने डिसाइड किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें, ये अवार्ड इन्हें जो लीगल प्रोफेशन में इनकी जो लाइफ टाइम सर्विस रही है उसके लिए दिया जा रहा है। Who has been honored with the Lifetime Achievement Award at the 15th edition of the Jaipur International Film Festival? जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, अपर्णा सेन। तो जानिएगा, वेटरन एक्टर डायरेक्टर अपर्णा सेन, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो 15th एडिशन रहा जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसके ओपनिंग सेरेमनी के दौरान। आपको बता दें, जो अपर्णा सेन है, इन्होंने अपना फिल्म डेब्यू 3 कन्या से शुरू किया था। इसको डायरेक्ट किया था सत्यजीत रे ने 1961 में। द बुक चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 इज रिलेटेड टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ ईच स्टेट? मुख्यमंत्री की डायरी क्रमांक 1 पुस्तक किस राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी, आसाम है। तो आपको जानना चाहिए, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड मेंबर ऑफ राज्यसभा रंजन गोगोई, इन्होंने एक बुक रिलीज किया जिसका टाइटल है चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1। तो इसमें जो असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा, उनका एज अ चीफ मिनिस्टर जो पहला साल है ऑफिस में वो किस तरह का रहा उसके बारे में बताया गया है। विच इज़ द ऑफिशियल यूथ इंगेजमेंट ग्रुप ऑफ G20 का आधिकारिक युवा इंगेजमेंट समूह कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, Y20। तो जानिएगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर
इन्होंने Y20 समिट का थीम्स, लोगो, वेबसाइट इसको लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में कर्टेन रेजर इवेंट में। कर्टेन रेजर इवेंट मतलब क्या होता है, अब ये Y20 समिट जो होने वाली है उससे पहले की जो तैयारी होती है, जो एक रिहर्सल टाइप होता है, उसको बोलते हैं कर्टेन रेजर इवेंट। तो उसके दौरान इन्होंने ये सब लॉन्च किए हैं। आपको बता दें जो ये Y20 समिट है भारत पहली बार होस्ट कर रहा है। Y20 is the official youth engagement group of G20. It provides a platform that allows youth to express their vision and ideas on the G20 priorities. तो यूथ अपना विज़न और आइडिया यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकता है। 5 थीम्स इसके आपको जानना चाहिए। फ्यूचर ऑफ वर्क, इंडस्ट्री 4.0, इनोवेशन एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। दूसरा है क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मेकिंग सस्टेनेबिलिटी इन अ वे ऑफ लाइफ। तीसरा है पीस बिल्डिंग एंड रिकन्सिलिएशन, अशरिंग इन एन एरा ऑफ नो वार। चौथा है शेयर्ड फ्यूचर, यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस एंड हेल्थ। पांचवा है वेलबींग एंड स्पोर्ट्स, एजेंडा फॉर यूथ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द ऑफिशियल किट स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक किट प्रायोजक बन गया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, KKCL। तो आपको जाना चाहिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI, इन्होंने केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड KKCL को साइन कर लिया है इंडियन क्रिकेट टीम के ऑफिशियल स्पॉन्सर के लिए, और ये MPL को रिप्लेस कर रहे हैं। इस डील के साथ ही जो टीम इंडिया की जर्सी है उसमें किलर लोगो यूज़ किया जाएगा राइट पर चेस्ट में। और कब तक का एग्रीमेंट किया गया है, 31 मई 2023 तक। तो कौन होगा नया स्पॉन्सर, KKCL, केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड। किसको रिप्लेस कर रहा है, MPL को। नीरू यादव, फॉन्डली नोन एज हॉकी वाली सरपंच, हैज इंक्ड अ पैक्ट विद विच एजेंसी टू स्टार्ट फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। नीरू यादव, जिन्हें हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है, ने किसान उत्पादक संगठन शुरू करने के लिए किस एजेंसी के साथ समझौता किया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, नाबार्ड। तो जानिएगा नीरू यादव, इन्हें हॉकी वाली सरपंच भी कहते हैं। इन्होंने लंबी अहिर विलेज में जो फार्मर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए इनिशिएटिव लिया है। इन्होंने नाबार्ड के साथ पैक्ट साइन किया है, और किस लिए, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए। किसके असिस्टेंस से, SIIRD की असिस्टेंस यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आपको जानना चाहिए जो FPO होता है ना, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये एक लीगल एंटिटी होते हैं जिन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फॉर्म कर सकते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब फार्मर्स, मिल्क प्रोड्यूसर, फिशरमैन, वीवर्स, रूरल आर्टिशंस, क्राफ्ट्समैन, ये सभी इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। आपको बता दें सच्ची सहेली महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड इसका नाम है, और ये 15th सच FPO है जिसे नाबार्ड द्वारा राजस्थान में लॉन्च किया गया है। नीरू यादव की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो विलेज गर्ल्स होती हैं उनको ट्रेन करने के लिए अपनी सैलरी डोनेट की, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 10 गर्ल्स को इन्होंने सक्सेसफुली ट्रेन किया और उनकी मदद की MNCs में प्लेस्ड होने के लिए। BSc has joined hands with which state government for the development of SMEs, small medium enterprises। BSc ने SMEs, लघु मध्यम उद्यम के विकास के लिए किस राज्य सरकार के साथ हाथ मिलाया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए, गोवा है। तो जानेगा लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज BSc, इसने गवर्नमेंट ऑफ गोवा के साथ हाथ मिलाया है। किस लिए, SMEs जो होते हैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके डेवलपमेंट के लिए। तो अब जो ये गोवा सरकार के साथ एसोसिएशन किया गया है BSc द्वारा, तो इसमें BSc क्या करेगा, जो राज्य में SMEs हैं उनमें अवेयरनेस जो है क्रिएट करेगा। किससे संबंधित, कि आप अगर एक्सचेंज जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, यदि आप उसमें अपनी कंपनी को लिस्ट करते हैं तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, साथ ही किस तरह से आप कैपिटल रेस कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ BSc हैं सुंदररामन रामामूर्ति। छेरछेरा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। छेरछेरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, इन्होंने ट्रेडिशनल छेरछेरा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया दूधधारी मठ, जो कि स्टेट कैपिटल रायपुर में है। आपको जानना चाहिए जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल है छेरछेरा,
ये फुल मून नाइट ऑफ पौष हिंदू कैलेंडर मंथ में मनाया जाता है और ये एक हैप्पीनेस का फेस्टिवल होता है जब लोग जो अपनी कल्टीवेशन के बाद जो क्रॉप्स को अपने घर ले जाते हैं तो जो खुशी होती है उसको सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल के रूप में। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स डिड प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला PMNAM इज बीइंग कंडक्टेड? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला कितने जिलों में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी 242। तो आपको जानना चाहिए प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला PMNAM इसको 242 डिस्ट्रिक्ट्स में कंडक्ट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। तो इसमें जो लोकल बिजनेस हैं, कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको इनवाइट किया गया है और जो कैंडिडेट्स हैं क्लास 5 से 12th पास आउट वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट? कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है केरल। एक मिनट, हाँ। विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट? कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया? सही आंसर ऑप्शन ए है केरल। तो आपको जानना चाहिए चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने डिक्लेयर किया है कि केरल जो है फर्स्ट स्टेट बन गया है भारत में जिसने जो भी एलिजिबल अकाउंट्स हैं उनमें डिजिटल बैंकिंग की सुविधा इनेबल कर दी है। तो राज्य में अब 3.76 करोड़ बैंक खातों में कम से कम एक प्रोडक्ट डिजिटल रूप से उपलब्ध है, ऐसा कहा स्टेट लेवल की बैंकर्स कमेटी ने। आपको बता दें 2021 में त्रिशूर ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना था स्टेट में जिसने डिजिटल बैंकिंग को इम्प्लीमेंट किया था। किसी स्कीम के तहत? RBI की एक्सपेंडिंग एंड डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम स्कीम के तहत। हु हैज़ बीन इलेक्टेड US हाउस स्पीकर? US हाउस स्पीकर किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है केविन मैकार्थी। तो जानेगा रिपब्लिकन पार्टी के हैं केविन मैकार्थी, ये 55th स्पीकर बन गए हैं US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के। तो 15 राउंड्स की वोटिंग चली यहाँ पर, उसके बाद इन्हें ये पद मिला है। आपको बता दें काफ़ी बड़ा पद ये माना जाता है स्पीकर का भी, और प्रेसिडेंट बनने की लाइन में वाइस प्रेसिडेंट के बाद ये दूसरा पद होता है। लिखा है ना, द पोस्ट इज सेकंड इन लाइन टू द प्रेसिडेंसी आफ्टर द US वाइस प्रेसिडेंट। ICICI Prudential Life Insurance signed with which cricketer for its 360-degree financial protection plan? ICICI Prudential Life Insurance ने अपनी 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा योजना के लिए किस क्रिकेटर को हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सूर्य कुमार यादव। तो देखिए सूर्य कुमार यादव को 360 डिग्री फाइनेंशियल प्रोटेक्शन विद ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, ऐसा आप कह सकते हैं। अच्छा, ये न्यूज़ सूर्य कुमार यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की थी और उसमें यदि आप कमेंट्स देखेंगे तो बहुत वियर्ड कमेंट्स थे। लोगों ने जो है सूर्य कुमार यादव से ही पूछा है कि ICICI वाले जो है क्लेम नहीं देते, क्या आप इनके बदले क्लेम दोगे? तो काफ़ी फ़नी कमेंट्स थे, मतलब लोग सूर्य कुमार यादव के ही सिर हुए हुए हैं। तो होता ही है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो है इनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशो होता है कम होता है, तो उस वजह से लोग भी काफ़ी परेशान रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसा है जो लोग भी छुपाते हैं जब पॉलिसी लेते हैं। तो सूर्य कुमार यादव से ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आप दोगे क्लेम? व्हाट इज़ द थीम फॉर द नेशनल साइंस डे 2023? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। देखिए आपको जानना चाहिए नेशनल साइंस डे 2023 के लिए जो थीम होगा वो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रिलीज़ कर दिया है और थीम होगा ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। आपको जानना चाहिए भारत सरकार नेशनल साइंस डे मनाती है हर साल 28 फरवरी को। किस उपलक्ष्य में? जो रमन इफेक्ट की डिस्कवरी है उसके उपलक्ष्य में। तो थीम जो है हर साल पहले ही रिलीज़ कर दिया जाता है, इसका 1-2 महीने पहले रिलीज़ कर दिया जाता है। तो आपको जानना चाहिए 28 फरवरी को हम जो नेशनल साइंस डे मना रहे हैं, कब से मना रहे हैं? 1986 से, क्योंकि इसी दिन जो सर CV रमन थे इन्होंने रमन इफेक्ट डिस्कवरी को अनाउंस किया था, जिसके लिए इन्हें बाद में 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था।
बाकी आपको जानना चाहिए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर अजय कुमार सूद हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। विच सिटी विल होस्ट G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट इन मार्च 2023? दिल्ली। स्टैच्यू ऑफ ऑस्ट्रेलियाज फॉर्मर विमेन कैप्टन बेलिंडा क्लार्क अनवील्ड एट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर द सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज इन न्यू दिल्ली। साथ ही इन्होंने यहाँ पर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। विच स्टेट हैज स्टॉप्ड अक्रॉस द कंट्री विद एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड? मेघालय। Which state or UT plans to start hydro tourism in collaboration with National Hydroelectric Power Corporation (NHPC)? Answer is Ladakh. According to the Ministry of Culture report titled "Issues Relating to Untraceable Monuments and Protection of Monuments in India," 50 of India's 3,693 centrally protected monuments have gone missing. A bird survey conducted at the Silent Valley National Park identified 141 species, of which 17 were new. So far, 175 species of birds have been spotted in Silent Valley. It is located in Kerala. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। और जो SBI PO है उसकी मेंस के लिए एक सीरीज़ भी शुरू की गई है, उसमें पहली वीडियो भी डाल दी गई है। तो यदि आप सीरियसली तैयार कर रहे हैं तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। अभी एक ही वीडियो डाली गई है और जल्दी आपको और वीडियोज़ इसमें मिलती रहेंगी। तो जो स्कीम्स पूछी जाती है ना, जोर रहेगा आप लोगों की डिमांड रहती है कि स्कीम्स कराइए, तो स्कीम्स ही उसमें आपको पढ़ाई जा रही हैं अच्छे से। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी उसमें कराए जाएंगे, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। पहली वीडियो उसमें आ चुकी है। What is India's southernmost tip known as? Recently, Rajnath Singh visited how many regional Doordarshan channels to become ST program production capable? Besides representing his national side Argentina, which football club is Lionel Messi a part of? Name the co-founder and chief technology officer of Zomato who has quit the company. Name the largest and first coal gasification plant in India that will be operational by October 2024. Which e-commerce marketplace has committed that 100% of its electricity needs will come from renewable sources by 2030? India's coal output went up by what percent to 607.97 million tons during the April to December period of the ongoing fiscal? तो इन 7 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है आपसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया कीजिए इसमें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।